ओके हाँ, किसका किसका ये हो गया सॉल्व? अच्छा, मैंने इनइक्वालिटी नहीं दिया क्या इसमें? सॉरी, तुम लोगों ने पूछा क्यों नहीं ये चीज? ये इनइक्वालिटी है ना, यहाँ पर ग्रेटर देन लेना है इस जगह पे, और इस जगह पे लेस देन और इक्वल्स टू लेना है। तो तुम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे? क्यों, बाकी लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे फिर, अगर मैंने इनइक्वालिटी दिया नहीं था तो? अभी तक ग्राफ तक पहुंचे थे क्या? ओके ओके सो ठीक है, इधर पे ध्यान देना। सबसे फर्स्ट आप लोगों ने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस प्लॉट कर लिया होगा, और फर्स्ट वाली लाइन का अगर ग्राफ प्लॉट किया होगा तो ये लाइन है। इसको अगर इक्वेशन में बदलेंगे तो ये कहां से पास होगी? 4,4, 4,0, 0,4। ये दो पॉइंट आप लोग आराम से निकाल लोगे, 4,0 और 0,4। एक बार चेक करो यहां तक हो गया क्या? ये वाला ग्राफ सही प्लॉट हुआ है? हाँ, फिर उसके बाद अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने जाओगे, अभी ये जिसका आपने ग्राफ प्लॉट किया है ये है, किधर आएगा इसका शेडेड रीजन, डाउनवर्ड या अपवर्ड? कैसे डिसाइड किया? क्या पुट करके देखा इस इनइक्वालिटी में? इनइक्वालिटी में 0,0 ओरिजिन पुट करके देख लो। ओरिजिन पुट करोगे तो 0 + 0 ग्रेटर देन 4। क्या ये ट्रू हो रहा है? नहीं, फॉल्स। तो मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन कहां पर आएगा? अपवर्ड। अपवर्ड मींस दिस साइड। और इसमें भी सिर्फ हम कौन सा लेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे। तो ये वाला इसका सॉल्यूशन रीजन होगा फर्स्ट वाले का। यहां तक क्लियर हुआ सबका? सेकंड वाले का सॉल्यूशन रीजन, सेकंड वाले का पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए टेबल में इसके कोऑर्डिनेट्स पहले मैं निकाल लेता हूं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। एक्स के प्लेस पे 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी 3, वाई के प्लेस पे 0 डालोगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी 2। सो इसके एक आ जाएगा कोऑर्डिनेट 2,0, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0,3, जो कि यहां पर आएगा 0,3, यहां पर आएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब जब इस वाली लाइन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। चेक कर लो एक बार, ये बना क्या सबका? अब अगर इसका सॉल्यूशन रीजन निकाला जाए तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या है? एक्स की जगह पे क्या पुट करके देख लो? 0, 0। तो 0 + 0 लेस देन और इक्वल्स टू 6। क्या ये ट्रू है? ट्रू है, मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन कहां पर बनेगा? डाउनवर्ड्स। लेकिन आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हो तो मतलब इतना। तो इसका सॉल्यूशन रीजन अपवर्ड, इसका सॉल्यूशन रीजन क्या है? डाउनवर्ड। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों का अगर कॉमन सॉल्यूशन रीजन निकाला जाए, मतलब इंटरसेक्शन, तो क्या कुछ है उसमें? नहीं है। तो ऐसी इनइक्वालिटी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या ये समझ में आ गया? हाँ, पूछो। आगे जाके मिलेगी, लेकिन आगे जाके जहां भी मिलेगी वो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज? क्योंकि इसके हिसाब से हम तो इसको भी नहीं ले सकते, हम सिर्फ किसको ले सकते? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वाले, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वाले। क्या ये सबको क्लियर हो गया? चलो, अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करके बताना। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एलपीपी का जो मेन टॉपिक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे अप्लाई होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नोट करो। 9x + 12y लेस देन और इक्वल्स टू 180, 3x + 4y लेस देन और इक्वल्स टू 60, x + 3y लेस लेस देन और इक्वल्स टू 30।
एक मिनट, ये दोनों इक्वेशन तो सेम है, ये दोनों में से एक ही लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाला। और x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन रीजन आइडेंटिफाई करो। ऑनलाइन में अनुष्का और प्रखर, तुम लोगों को समझ में आया कैसे सॉल्यूशन निकालना है? ये इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करो एक बार, बीच में तुम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, या बन जाएगा? हो जाएगा? नहीं बनेगा प्रखर? एक्सप्लेन करूं? चलो इधर पे ध्यान दे, प्रखर कैसे बनेगा। सबसे पहले जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60। पहला स्टेप समझ में आ गया। उसके बाद क्या करो, इसके पॉइंट्स निकालो। पॉइंट्स कैसे निकालोगे? टेबल बना लो इस तरीके से, ये हो गया x, ये हो गया y। x की जगह पे सिंपली 0 पुट करो। अगर x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, फिर y की जगह 0 पुट करो। सबसे अच्छा 0 पुट करके निकालना होता है, तो इसी से निकाल लो। y की जगह 0 पुट करोगे तो 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 60। x की वैल्यू 20, तो ये आ गया 20। अब क्या करो, अब ग्राफ पेपर में इसको, इसके ग्राफ को प्लॉट करो। तो यहां पर अगर देखोगे तो 15, 20 बड़े नंबर आ रहे हैं, तो आप एक काम करो, स्केलिंग कर दो 5 5 की। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, ये 10, 15, 20, 25, 30, ये आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। यहां तक हो गया। अब उसके बाद कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करो। जैसे ये है 0,15, तो ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? 0,15 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 15, ये वाला पॉइंट इस जगह पे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 20,0, x20 y0, तो यहां पर आएगा 0,15 यहां पर, 20,0 यहां पर। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ग्राफ प्लॉट कर दो। तो ये बन गया इस वाली लाइन का ग्राफ। अब इसकी इक्वेशन मार्क कर दो। तो इसकी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, यहां तक हो गया, ग्राफ प्लॉट किया। अब इसका सॉल्यूशन किस तरफ आएगा वो चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक पॉइंट पुट करेंगे। प्रखर यहां ध्यान से सुनना, अगर तेरा डाउट है तो। हम किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, और वो कोऑर्डिनेट हम ऐसा लेंगे जो उस लाइन पे न आए। तो मैंने ओरिजिन ले लिया। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, y होता है। समझ में आ गया? मतलब आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करोगे। कहां पर पुट करोगे? इस इनइक्वालिटी में जिसका ग्राफ आपने प्लॉट किया है। तो 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 60। तो ये 0 0 पुट करने पे लेफ्ट साइड 0 बन जाएगा। 0 लेस देन और इक्वल्स टू 60। क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? है। तो हमने पॉइंट किस से लिया था? इस तरफ से लिया था। तो इस तरफ का जो रीजन होगा इसका शेडेड रीजन होगा। तो खाली मैं एक सिंगल एरो मार्क कर देता हूं अभी रफ वर्क के लिए। तो चेक करो क्या शेडेड रीजन आया। सेकेंड वाली लाइन का ग्राफ प्लॉट कर लिया क्या? सेकेंड वाली लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स निकालोगे तो पहले इक्वेशन में बदलोगे, तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। इक्वेशन निकालने का, पॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका है, x को एक बार 0 रख दो, y निकाल लो, y को एक बार 0 रख दो, x निकाल लो। तो ये कुछ ऐसा आएगा पॉइंट, 0, 10 और 30 0।
तो 0 10 मतलब ये वाला पॉइंट कहां पर आ रहा है, 0 10 ये वाला पॉइंट आएगा यहां पर, और 30 0 ये वाला पॉइंट आएगा यहां पर। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए फिर से लाइन बना दो, तो ये लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब इसका सॉल्यूशन रीजन निकालो कि किस तरफ आ रहा है। तो फिर से इसमें हम ओरिजिन पुट कर सकते हैं। ओरिजिन यहां पर पुट करो 0 0, तो 0 + 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल्स टू 30। तो इसका सॉल्यूशन रीजन भी कहां पर आएगा, डाउनवर्ड्स आएगा। अब जब हम दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन चेक करेंगे तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये वाला होगा, ये पूरा। समझ में आ रहा है ये चीज? और इस पूरे कॉमन सॉल्यूशन रीजन को हम यहां पर शेड कर देंगे। क्या तुम लोगों का ये आंसर आ गया? प्रखर समझ में आया क्या? तेरा जो डाउट था क्लियर हुआ? अगर कुछ अभी भी बचा रह गया तो अनम्यूट करके पूछ ले। ये आया सभी का सॉल्यूशन रीजन? हाँ, क्या बता डाउट सौभाग्य? साइड में? अच्छा ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना सबको? अब ये पूरा जो अभी तक मैंने पढ़ा है ये 11th का पार्ट था। 12th में क्या आगे स्टार्ट होता है समझना। 12th में जब हम इस ग्राफ को शेड करते हैं, सॉल्यूशन रीजन निकालते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन रीजन है इसमें कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। हर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस शेडेड रीजन में आने वाले सारे पॉइंट को हम फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। फिजिबल मतलब पॉसिबल सॉल्यूशन, जो पॉसिबल है। लेकिन इसके बाहर वाले जितना भी रीजन है, जितने भी पॉइंट है, उसको क्या बोलेंगे, इनफिजिबल रीजन। समझ में आ रहा है ये चीज? ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन वर्ड्स के बेसिस पे एमसीक्यू आते हैं। तो फिजिबल रीजन क्या होता है, वो रीजन जो पॉसिबल सॉल्यूशन आपको देगा। इनफिजिबल मतलब जहां पर पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। फिजिबल रीजन निकालने के बाद ना, अब आपको क्या करना होता है पता है, ये वाले पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स जिनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, 4। इसमें सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। दूसरे कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 20,0। इस वाले कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,10। और आखिरी ये वाले कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? कैसे निकलेगा? क्या ये ग्राफ से देख के निकाल सकते हो? लेकिन ग्राफ अगर ठीक से प्लॉट नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। x + 3y = 60, ये एक इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन ये थी। दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, 10th में जो पढ़ते थे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो, जल्दी निकालो और बताओ क्या आएगा। हाँ, x + 3y = 30। x + 3y = 30। y की वैल्यू, y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 12, मतलब 12,6। चेक करके देखे इसने सही निकाला है कि नहीं, तो यहां पुट करके देख लो, x की जगह पे 12, 6 पुट करोगे, 6 3 = 18, 12 + 18 30, करेक्ट है। इसमें भी देख लो, 12 3 = 36 और 6 4 = 24, 36 24 का एडिशन कितना होता है, 60, मतलब करेक्ट है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ये चीजें कैसे अप्लाई होंगी क्वेश्चंस पे, वो हमें समझना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट अभी मैंने बताया, ये अभी अभी एलपीपी का सॉल्यूशन यहां तक नहीं आया। ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी। तो अब एलपीपी में क्या है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। नोट करना है एक एग्जांपल। एग्जांपल नोट करो। कंसीडर ए फर्नीचर डीलर, कंसीडर ए फर्नीचर डीलर, कंसीडर ए फर्नीचर डीलर डीलिंग विथ 2 items,
dealing with two items. Dealing with two items, tables and chairs. Tables and chairs. Consider a furniture dealer dealing with two items, tables and chairs. लिख लिया सबने? आगे लिखो. He has rupees 50,000 to invest. He has rupees 50,000 to invest. And at most 60 pieces he can store. And at most 60 pieces he can store. Full stop. One table cost rupees 2,500 and one chair costs rupees 500. टेबल का कॉस्ट है 2500. कितना बोला मैंने? कुछ और बोला क्या? 2500 ही बोला ना. वन टेबल कॉस्ट रुपीज 2500 एंड वन चेयर कॉस्ट रुपीज 500. ठीक है, आगे लिखो. द प्रॉफिट फ्रॉम वन टेबल इज रुपीज 250 एंड फ्रॉम वन चेयर इज रुपीज 75 एंड फ्रॉम चेयर इज रुपीज 175. 75. Profit from table is 250 and profit from chair is 75. नोट किया? Full stop. आगे लिखो. How many tables and chairs? How many tables and chairs he should buy? How many tables and chairs he should buy for maximum profit? How many tables and chairs he should buy to have maximum profit या have maximum profit? नोट कर लिया? तो अगर इस क्वेश्चन को हम लेमेन्स लैंग्वेज में समझे तो एक फर्नीचर डीलर है, वो दो टाइप के आइटम्स खरीदता है और बेचता है. कौन कौन से दो आइटम्स है? टेबल्स और चेयर्स. तो मैं जो जो डेटा पूछते जा रहा हूं वो आप लोग बताते जाना. तो एक टेबल वो खरीदता है और दूसरा चेयर वो खरीदता है. उसके पास टोटल कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए? 50,000. तो ये 50,000 रुपए उसके पास टोटल है इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक है. उसके पास स्टोरेज स्पेस कितना है? कितना सामान वो खरीद सकता है? 60 पीसेस. तो मैक्सिमम वो 60 पीसेस खरीद सकता है इंक्लूडिंग टेबल एंड चेयर. यहां तक समझ में आ गया? अब और क्या क्या डेटा गिवन है कि एक टेबल कितने की आती है और एक चेयर कितने की आती है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है. तो कॉस्ट प्राइस, जिसको आप सीपी भी बोल सकते हो, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2500 और चेयर का कितना है? 500. और उसका प्रॉफिट कितना है? तो टेबल पे कितना प्रॉफिट मिलता है उसे? 250. और चेयर पे कितना प्रॉफिट मिलता है? 75 मिलता है. समझ में आई ये चीज? अब अगर मान लो आप वो फर्नीचर डीलर हो, आपके पास इतने पैसे हैं और आप ये सब चीज करना चाहते हो, तो एक अंदाजा बताओ आप कितनी टेबल खरीदोगे, कितने चेयर खरीदोगे कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो? ज्यादा चेयर खरीदेगा. ज्यादा मतलब कितना खरीद सकता है? अब वो डिसाइड करना पड़ेगा. क्या पूरी 60 चेयर खरीद सकता है क्या? तो 60 इंटू उसके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे 500 से, जो कितना आएगा? 30,000. हाँ, खरीद सकता है. तो क्या उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा? पता नहीं. हो सकता है पूरा टेबल खरीदे तो ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है कुछ टेबल या कुछ चेयर खरीदे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो. समझ में आ रही है ये चीज? तो क्वेश्चन है कि कितना टेबल और कितना चेयर खरीदने पे इसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये डिसाइड करना, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, नोट करो, वर्ड नोट करते जाओ, बाद में उसकी डेफिनेशन देखेंगे. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक्चुअल में एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है. और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि कितना टेबल और कितना चेयर खरीदे, मतलब एक्स और वाई की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो. समझ में आ गया ये चीज? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के कुछ कंपोनेंट होते हैं. पहला कंपोनेंट होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अगला वर्ड लिखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जिस भी चीज को आपको मैक्सिमाइज करना है वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है.
तो यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, प्रॉफिट का फंक्शन बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। तो जेड मतलब टोटल प्रॉफिट, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी टेबल खरीद रहे हो, कितनी चेयर खरीद रहे हो। अगर आपने इतनी टेबल इतनी चेयर खरीदी, बताओ प्रॉफिट कितना होगा। अगर आपने एक्स टेबल खरीदी है, वाई चेयर खरीदी है, एक टेबल के बिकने पे इतने का प्रॉफिट है, तो एक्स टेबल के बिकने पे कितने का प्रॉफिट होगा, 250x। और एक चेयर के पे y रुपीस का प्रॉफिट है, एक चेयर पे 75 का प्रॉफिट है, y चेयर आप बेच रहे हो तो कितना प्रॉफिट होगा, 75y। तो 250x प्लस 75y, ये जो आपको फंक्शन मिला है, इसी फंक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या ये समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो आपको z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और z की वैल्यू x और y के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहां तक ओके सबको। नेक्स्ट वर्ड लिखो, ओवरराइडिंग कंडीशन। ओवरराइडिंग कंडीशन या इसको कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। ओवरराइडिंग कंडीशन या कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या, आपके पास क्या क्या लिमिटेशंस है। तो उस फर्नीचर डीलर के पास क्या क्या लिमिटेशन है कि वो इतना ही पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। समझ में आई ये चीज। तो ओवरराइडिंग कंडीशन या कंस्ट्रेंट्स हमेशा इनइक्वालिटी के फॉर्म में आएंगी। अब वो कैसे बनेगा, अगर आपने एक्स टेबल खरीदी है, तो टेबल पे आपने कितना रुपए खर्च किया, 2500 इंटू एक्स। तो यहां पर आएगा 2500 इंटू एक्स, ये टेबल पे इन्वेस्टमेंट है। चेयर पे कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, 500 वाई, ये चेयर की इन्वेस्टमेंट हो गई। तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 50,000। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट लेस देन और इक्वल्स टू कितनी होनी चाहिए, 50,000। 50,000 या फिर उससे कम। समझ में आई ये चीज। तो ये आपका पहला कंस्ट्रेंट बना। क्या आप इसको थोड़ा और इजी करके लिख सकते हो, आप क्या कर सकते हो, पूरी इनइक्वालिटी में किससे डिवाइड कर सकते हो, 500 से। अगर मैं 500 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 500, बताओ क्या आ जाएगी, 5x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू, ये दो जीरो कट, तो कितना आ जाएगा, ये 100। समझ में आया ये चीज। तो ये आपका फर्स्ट ओवरराइडिंग कंडीशन हो गया। और भी कुछ ओवरराइडिंग कंडीशन है क्या यहां पर, अब तुम लोग बनाओ, उससे इनइक्वालिटी क्या बनेगी। हाँ, टोटल वो 60 पीसेस स्टोर कर सकता है, बता आयुष क्या होगा, x प्लस वाई, टोटल स्टोरेज जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 60। ये सेकेंड ओवरराइडिंग कंडीशन हो गई। समझ में आया कि ये चीज। और भी कुछ कंडीशन है क्या, और कोई कंडीशन नहीं है, और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। लेकिन एक कंस्ट्रेंट यहां पर है, लॉजिकल कंस्ट्रेंट है, वो ये है कि x और y हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब हम ये लेंगे कि x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। तो क्या ये समझ में आया। तो मैंने जो आपको प्रॉब्लम दी वो कौन सी प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसको नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मेथड। उसमें सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और क्या डिफाइन करते हैं, ओवरराइडिंग कंडीशन, या जिसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। यहां हमें एक्स और वाई की जो वैल्यू मिलेगी उनको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम वैल्यूज। लिखो ये वर्ड भी, ऑप्टिमम वैल्यूज, ऑप्टिमम वैल्यूज। और इसको लिख लो, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच objective function is maximum, for which objective function is maximum oblique minimum, oblique minimum। यहां तक समझ में आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको जनरली z से डिनोट किया जाए हमेशा उसे मैक्सिमाइज करना होता है, कई बार उसे मिनिमाइज भी करना हो सकता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारी कॉस्ट हो तो हमें कॉस्ट मिनिमाइज करना पड़ेगा।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है कि हमारे एक्सपेंडिचर हो तो उसे मिनिमाइज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, अब आगे का स्टेप बताऊं मैं, सुनो ध्यान से, आगे का स्टेप आप लोग सॉल्व करोगे। अब इसका सॉल्यूशन का स्टेप्स क्या होता है, आप इन इनइक्वालिटी के ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालोगे, इन इनइक्वालिटी के, इन ओवरराइडिंग कंडीशन के ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, और फिर वो शेडेड रीजन निकालोगे, और फिर वो कॉर्नर पॉइंट निकालोगे, जो अभी तक किए थे पिछले क्वेश्चन पे। चलो जल्दी से करो ये काम। सौभाग्य क्या बोला, समझ में आया ना? हाँ चलो जल्दी से इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालो ओवरराइडिंग कंडीशन के। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदलेंगे, इक्वेशन से फिर हम पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स हमेशा ऐसे चूज करो जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो। एक्स को कहां इंटरसेक्ट करेगा, वाई को कहां इंटरसेक्ट करेगा, अच्छे से ग्राफ बनेगा। तो वो करने का तरीका होता है, एक्स की जगह 0 डालो, वाई मिल गया 100, वाई की जगह 0 में डालो, एक्स मिल गया 20, आराम से उसका ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी वाली लाइन का भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 60 है, तो पहले इक्वेशन में बदलेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 बनेगा। इसके भी 2 पॉइंट्स निकाल लो, x की जगह 0, y की जगह 60, y की जगह 0, x की जगह 60। क्या ये पॉइंट सबके मिल गए? अब ग्राफ प्लॉट करते समय 20-20 की स्केलिंग कर लो, अच्छा आसान रहेगा। एक्स एक्सिस में 0, 20, 40 ऐसा लो, वाई एक्सिस में भी 0, 20, 40 ऐसा मार्क करो, और इसको ग्राफ पेपर पे ही बनाने की प्रैक्टिस करो तो अच्छा रहेगा। ग्राफ प्लॉट कर लिया क्या सबने? चेक कर लो एक बार। फिर शेडेड रीजन निकाला, कहां पर आ रहा है? कॉमन वाला। ओके, ये शेडेड रीजन किया है। कॉर्नर पॉइंट्स निकाला, कॉर्नर पॉइंट्स निकालो। ऑनलाइन में तुम लोगों को बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार बताना। आराध्य, अनुष्का, प्रखर। कॉर्नर पॉइंट्स निकल गया। ये वाला कॉर्नर पॉइंट हो गया 0, 0। ये वाला कॉर्नर पॉइंट हो गया 20, 0। ये कॉर्नर पॉइंट तो ऑलरेडी पता था 0, 60। और ये वाला कॉर्नर पॉइंट क्या आया? 10, 50। सबका यही आया। चेक करके देख लेते हैं 10, 50 सही है या नहीं। तो 10,
डालोगे तो ये 10 इंटू 550 प्लस 50 100, यहाँ 10 और 50 60 हो जाएगा दोनों का सम। यहां तक सबका क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप लिखो, लास्ट स्टेप लिखो। इसमें हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक टेबल जिसमें पहला रहेगा सीपी। सीपी का मतलब है कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, और कॉर्नर पॉइंट्स को लिखेंगे। तो पहला कॉर्नर पॉइंट ओ जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ए मार्क कर देता हूं जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 20,0, अगला कॉर्नर पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 10,50, और अगला कॉर्नर पॉइंट हो गया सी जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,60। अब यहां पर लिखेंगे z, z मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देखो जल्दी से क्वेश्चन में, मैक्सिमम प्रॉफिट। इक्वेशन क्या बनी थी उसकी, z इक्वल टू 250x प्लस 75y, यहां तक आया था। ठीक है, अब क्या करो, जो आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले उसको इसमें पुट करो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? x की जगह पे क्या पुट करो, 0, और y की जगह पे क्या पुट करो, 0। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 0, कितना बन जाएगा ये पूरा का पूरा 0। समझ में आया? फिर दूसरी वैल्यू वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा 250 इंटू 20 प्लस 75 इंटू 0, बताओ क्या आएगा, ये कितना आएगा, 5000। इस तरीके से सारी कंडीशन में z की वैल्यू निकालो। वैल्यूज आ गई, कितनी कितनी आई, 0, 5000, अगली वैल्यू 6250, उसके बाद वाली वैल्यू 4500। समझ में आया यहां तक? तो ये z आपको क्या दे रहा था, z आपको दे रहा था प्रॉफिट। अब देखो सबसे ज्यादा वैल्यू z की कहां पर मिल रही है, ये यहां पर आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब अगर आप 10 टेबल और 50 चेयर खरीदोगे तो आपकी कंडीशन फुलफिल होगी और आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या ये समझ में आया हमने ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस एवरीथिंग? ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि कॉर्नर पॉइंट ही क्यों, क्यों कॉर्नर पॉइंट निकाला जाता है, क्यों बाकी पॉइंट्स नहीं होते? तो उसका कारण है, जो भी पॉइंट ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर रहेगा उसी पॉइंट पे आपको z की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो सबसे दूर में कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स ही हो सकते हैं। एक और चीज ये कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मैक्सिमम करने के लिए ही पूछा जाए, कई बार क्या बोलता है, मिनिमम करने के लिए पूछेगा। तो मिनिमम करने के लिए जो शेडेड रीजन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, क्वेश्चन ऐसी बनेगी कि शेडेड रीजन ये वाला बन जाएगा। तो आप क्या देखोगे कि जेड में किसकी वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम आ रही, समझ में है, वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं उनके में इसकी वर्ड प्रॉब्लम डिलीट हो गया है। मतलब आपको ये इक्वेशन जो हमने पढ़ के बनाया ना टेबल और चेयर का, आपको वो नहीं बनाना है। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में दो चीजें दे दी जाएंगी, एक होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा होगा ओवरराइडिंग कंडीशन, और आपको सीधे उसको सॉल्व करना है। लेकिन जो बच्चे आईसीएससी या सीजी वाले हैं उनके में वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ के पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना होगा। क्लियर हो गया ये चीज? चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज
and minimize z is equals to 3x plus 9y STC x plus 3y less than or equals to 60, x plus y greater than or equals to 10, x less than or equals to y, x comma y greater than or equals to 0. तो सीबीएसई वालों के बच्चों में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा 3 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको डायरेक्टली ये दो चीजें दे दी जाएंगी। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि z इक्वल टू लिखा होगा, और ये एसटीसी का मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, मतलब ये सारे के सारे क्या है, कंस्ट्रेंट्स है। क्या बोल रहा है? तो जल्दी से इसमें दोनों निकालना है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। एक्स की दोनों वैल्यू निकालनी है, एक्स की वो वैल्यू जिसमें मैक्सिमम, एक्स की वो वैल्यू मिनिमम। एक सेकंड, ये प्रीवियस क्वेश्चन में समझ में है ना आपका फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 50, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर भी x और y की वो वैल्यूज निकालनी है। जल्दी सॉल्व करो, 5 मिनट के अंदर होना चाहिए। हाँ, गुड इवनिंग। बस 2 मिनट में स्टार्ट होने वाली क्लास। क्लास बधाई हो बहुत बहुत। कौन सी मिठाई? मिठाई भाई। एक काम करेंगे, इसको होमवर्क दे दूं क्या? घर से सॉल्व करके लाओगे? ठीक है, क्योंकि फिजिक्स वाले सर भी आ चुके हैं, 11th वाले बच्चों की भी क्लास हो चुकी है, तो इसको करके लाना होमवर्क। ठीक है, पक्का, लेकिन एकदम 100% चाहिए मुझे इसका सॉल्यूशन, तभी हम आगे जल्दी बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अगली 1-2 क्लास में हम और इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लास में मैक्सिमम ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें, बस यही जो आप सीखे वही प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। कुछ कुछ क्या कंडीशन आ सकती है वो भी बता दूं। जैसे एक सिचुएशन आ सकती है जब आपका एक इधर मिले दूसरा इधर मिले, मतलब नो सॉल्यूशन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं होगा सॉल्यूशन, नो फिजिबल रीजन हम बोलेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले, वो भी हो सकता है, तो हम आगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज हम ये वाली क्लास एंड करते हैं, प्रैक्टिस करके आना बाकी सारे बच्चे।